हाय गाइज, आप देख रहे हैं हीसू यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हीसू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 13 क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, उनमें जो कुछ प्रमुख सूत्र उपयोग में लाए जाएंगे उनके बारे में हम समझेंगे। क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जितना स्थान घेरा जाए वह क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कोई खेत है, तो यदि कोई खेत में कोई ज़मीन है तो वहाँ पे हम खेत का क्षेत्रफल देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दो विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब लेकिन जब आयतन की बारी आएगी तो आयतन का मतलब होता है कि हमें जो है तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाओं के बारे में देखा जाता है। जैसे कि एक टंकी है, टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि टंकी का आयतन, टंकी में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगा। कोई दीवार का अगर हम उदाहरण लें तो दीवार है अगर, तो दीवार में लंबाई और चौड़ाई होगी तो उसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। क्यों? क्योंकि दीवार में लंबाई और चौड़ाई होगी। लेकिन अगर हम सोचें कि दीवार का आयतन निकल सकता है तो दीवार का आयतन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि दीवार में हम पानी नहीं भर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कोई कमरा है अगर, तो कमरा है, कोई रूम है, तो रूम में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसकी ऊंचाई भी होगी, तो कमरे का आयतन निकल सकता है। तो हम बारी बारी से करके हर एक आकृति के बारे में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें समझना वर्ग। तो वर्ग होता क्या है? वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं मतलब उसमें जो है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगे। जैसे कि ये चित्र है, मान लीजिए इस आकार का, यदि अगर हमारा कोई खेत है उसमें सभी भुजाएं बराबर, मतलब लंबाई, यदि आप मान लें कि लंबाई अगर 10 मीटर है तो चौड़ाई भी 10 मीटर होगी। तो इस तरीके से मतलब चार इनकी मापें होंगी। तो ये चारों जो है तो 10-10 की अगर होंगी तो मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, तो वह आकृति वर्ग कहलाएगी। इसलिए हमने माना है कि वर्ग की भुजा को किससे दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे। मतलब जब आपको बोला जाएगा कि वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, तो मतलब हम कहेंगे कि ए बराबर 20 सेंटीमीटर। क्यों कहेंगे? क्योंकि वर्ग की भुजा को हम किससे बता रहे हैं? स्मॉल ए से बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे चित्र में भी दर्शाया है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए चार भुजा है, 1 2 3 4, तो चारों भुजा जब बराबर होंगी तो ए इस तरीके से, हम वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम जानेंगे इनके सूत्र के बारे में। वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि जो बाउंड्री होती है किसी भी आकृति की बाउंड्री, जैसे कोई खेत है, अब उस खेत में अगर हम चारों तरफ कोई बाउंड्री खड़ी कर दें, दीवार खड़ी कर दें, तो हमें उस खेत का परिमाप निकालने का मतलब है कि जो चारों ओर जो बाउंड्री है, जो दीवार खड़ी की गई है, वो कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें कितनी हो जाएगी? इसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। क्यों होता है 4 गुणे भुजा? क्योंकि भाई एक लंबाई है, फिर ए, फिर ए, इन चारों को जब जोड़ेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 बार जोड़ रहे हैं तो 4 ही आएगा ना। तो इसलिए हम जो है इसका सूत्र बोल देते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4a बोल देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल का मतलब कि ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है रेड रेड, इसके अंदर की जितना भी स्थान है, इसकी कुल जो है तो एरिया कितना होगा, कुल एरिया कितना होगा, उसको सूत्र कैसे निकालेंगे? भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा का गुणा भुजा से कर देंगे तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a अंडर रूट 2।
ए वर्ग की एक भुजा और वर्ग की एक भुजा में √2 का गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का विकर्ण निकल आएगा। वर्ग का विकर्ण का मतलब क्या है, एक कोने से दूसरे कोने तक की माप, चाहे इधर से इधर तक की माप को निकालेंगे तो वो वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। अब हम आयत के बारे में समझेंगे। तो आयत क्या है, आयत वह आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। मतलब मेरे कहने का ये है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी लेकिन लंबाई और चौड़ाई कभी भी बराबर नहीं होगी, तो वह आकृति आयत आयत कहलाती है। यहाँ पे हम आयत की लंबाई को स्मॉल एल से दर्शाएंगे, चौड़ाई को स्मॉल बी से दर्शाएंगे। तो हम देखेंगे कि जैसा कि हमने कहा कि लंबाई और चौड़ाई आमने सामने भुजा बराबर होती, तो अगर ये भुजा की लंबाई एल माने हैं तो इसकी भी लंबाई एल है, इसकी ये चौड़ाई होगी तो चौड़ाई बी है, तो सामने वाली भी चौड़ाई बी है। इस तरीके से आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप का सूत्र होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब जो ये बाउंड्री है इन सभी बाउंड्री को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो उसका सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई या 2l प्लस बी। हालांकि 2 इंटू एल प्लस बी आप याद करेंगे तो कठिन लगेगा, याद नहीं होगा, तो आपको यह बोलना है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसी तरीके से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि अगर आयत की लंबाई दे दी है 20 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दे दी है 5 सेंटीमीटर, अब आपसे पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे। सूत्र याद है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 पंचे 100, तो क्षेत्रफल आ जाएगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त वृत्त क्या है, वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जिसे हम सर्किल कहते हैं। जैसे कि कोई अगर घेरा बना करके कोई एक मैदान, मतलब गोल गोल अगर कोई मैदान है तो वह कहलाएगा वृत्त। उसका कोई केंद्र होता है O, और केंद्र से किनारे तक की उसकी बाउंड्री तक की दूरी, केंद्र से, जैसे ये केंद्र है इसको केंद्र मान के अगर हम घुमा दें तो वो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। जैसे हम प्रकार लें, प्रकार की सुइया को यहाँ पास रखें और प्रकार को फैला करके कुछ दूरी को फैला करके और सुइया को रखें अगर हम घुमा दें तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी वह आकृति कहलाएगी वृत्त। तो केंद्र से बाउंड्री तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ बताया कि वृत्त का केंद्र हो, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। अब पाई, इसे ये जो सिंबल बना, संकेत बना, इसे हम पाई कहते हैं। पाई का मान 22/7 होता है और दशमलव में भी याद करना है तो दशमलव में 3.14 होता है, इसका यूज होगा पाई। इसे हम इस चिन्ह को पाई कहते हैं। पाई का मान 22/7 और यहाँ की दशमलव में 3.14 होता है। अब हम इनका फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, यहाँ पे परिधि का मतलब क्या है, तो गाइस परिधि का मतलब परिमाप से ही है। फर्क इतना है कि वर्ग और आयत में परिमाप निकालते हैं और परिधि, वृत्त में परिधि निकाली जाती है। परिमाप को परिधि बोला जाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब ये व्यास क्या है, व्यास का मतलब ये है कि केंद्र से इस किनारे तक की दूरी और इसी केंद्र से यहाँ तक अगर हम लाइन खींच दे तो ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को, कुल दूरी को व्यास कहते हैं। तो इसीलिए देखिए एक आर, यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी एक आर और यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी एक आर, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बना दिया कि वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा में है, जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो हमने इसी सूत्र से त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 कर दिया। अब हम आगे देखेंगे। अब गाइज अब हम
घन, घनाभ और बेलन और शंकु के बारे में जानेंगे। घन क्या है? घन का मतलब ये होता है कोई एक ऐसा बॉक्स है, जैसे कि गिफ्ट अगर हम किसी को देने जाते हैं तो हम उसको उससे जो है तो पैक करवाते हैं। तो जो पैक कराने में जो बॉक्स बनाया जाता है या तो घन के आकार का होगा या तो घनाभ के आकार का। कैसे होगा घन के आकार का, कैसे होगा घनाभ के आकार का, वो हम समझेंगे। घन का मतलब होता है कि घन जो है ऐसी आकृति जिसमें हम किसी वस्तु को रख सकें। जैसे पेटी होती है, बक्सा होता है, तो बक्से में हम कोई भी सामान रख सकते हैं, तो वो घनाभ के आकार का होगा। ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि ये जो है तो ये हमारा कोई बॉक्स है, इसके अंदर हम जो है तो कोई भी सामान रख सकते हैं। तो ये जो हमारा बॉक्स है तो ये बॉक्स कहलाएगा घनाभ के आकार का। क्यों कहलाएगा घनाभ के आकार का? उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि इसमें कितनी सतह होंगी। इसमें घन या घनाभ में 6 सतह होंगी। सतह का मतलब सरफेस, मतलब कि एक ये हो गई और एक इसके पीछे वाली हो जाएगी तो 2 हो गई, फिर इधर हो जाएगी 3 और इधर 4 और ये 5 हो गई और ये इसके विपरीत अपोजिट में 6 हो गए। इस तरीके से इसमें 6 सतह होती हैं। तो मतलब मेरे कहने का कि आपको ये समझना है, अगर हम आपको बोलें कि आप इसकी एक सतह के बारे में बताइए कि ये जो आकृति है केवल ये ऊपर की सतह है, ये वर्ग है कि आयत, तो हम देखना है कि ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई, और ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो मैं ये जब लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है तो ये आकृति कहलाएगी आयत। तो जब 6 आयत की सतह को मिला करके पैक करा जाता है तो उससे बनी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। और जब 6 ऐसी सतहों को लेकर के पैक करा जाए जो कि वर्ग के आकार की हो, वर्ग के आकार की मतलब जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होना चाहिए, उतनी ही चौड़ाई होना चाहिए। तो जब उतनी ही चौड़ाई होगी और उतनी ही लंबाई होगी, मतलब कुल मिला के चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं मतलब 1 2 3 4, यदि चारों भुजाएं बराबर तो वह आकृति वर्ग कहलाएगी। तो जब हम 6 वर्ग के आकार की 6 सतहों को पैक करके कोई डब्बा बनाएंगे तो वह कहलाएगा घन। और जब हम आयत के आकार की 6 सतहों को मिला करके कोई बॉक्स बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, तो वह कहलाएगा घनाभ। जैसे कि ईंट है, ईंट किसका उदाहरण होगा? ईंट हमारा होगा घनाभ के आकार का, क्योंकि ईंट में प्रत्येक सतह 6 सतह होती हैं ईंट में भी, तो वो आयत के आकार की होती है। ईंट लंबी होती है और चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं। तो घन का मतलब है घन की प्रत्येक सतह वर्ग के आकार की होती है। तो हमें पता कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो घन में जब हमारा घन वर्ग से मिलकर के बन रहा है तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होंगी। मतलब घन की भुजा बराबर ए, ये घन की लंबाई हो गई तो इसको भी ये मान लेंगे, और ये चौड़ाई हो जाएगी तो इसको भी ये मान लेंगे, और ये ऊंचाई हो जाएगी तो वो भी ये मान लेंगे। तो घन की भुजा को ए से दर्शाते हैं। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a² होता है। 4 इंटू a²। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। 6 इंटू मतलब 6 गुणे a²। और घन का आयतन बराबर a³ और घन का विकर्ण बराबर √3a होता है। अब इसी तरीके से घनाभ के बारे में तो घनाभ चूंकि आयत के आकार का, आप इसे अगर जिसमें हम उंगली रखें, अगर आप इस सतह बस को गौर करेंगे तो ये सतह हमें किस आकार की दिख रही है? आयत के आकार में, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं। तो इस तरीके की 6 सतहों को मिला करके बनाई गई बंद आकृति घनाभ कहलाती है। तो इसकी लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। ये बात को समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा घनाभ है,
अब इसकी ये तो लंबाई हो गई, अब ये इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी कुछ ऊंचाई भी तो होगी। ऊंचाई का मतलब ये है कि ये जो है हमारा, ये जो डब्बा रखा है ये ऊंचा भी तो है, तो ये जो ऊंचा है तो ये ऊंचाई कहलाएगी, ये लंबाई कहलाएगी, और ये हमारी ये चौड़ाई कहलाएगी। तो इस तरीके से हमें जो है, तो हमने घनाभ को आकृति देखा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होंगी। तो जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी तो हमने माना घनाभ की लंबाई को L से दर्शाएंगे, घनाभ की चौड़ाई को B से दर्शाएंगे, घनाभ की ऊंचाई को S से दर्शाएंगे। अब हालांकि ये आपको याद नहीं करना है, इसमें आपको ये जानना कि लंबाई को L से दर्शाएंगे, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को S से, याद यहाँ से रखना है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे दो शब्द क्यों आ रहे हैं? आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो यही लगेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपको जानना है कि चाहे वक्र हो चाहे पृष्ठ बोले, दोनों सेम चीज़ है, नाम भले अलग है। तो वक्र पृष्ठीय और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच। तो इसे आप L प्लस बी इंटू एच करके याद करने में आसान है, ठीक नहीं? आप बोलेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अब कोष्टक में रहेगा, कोष्टक को नहीं हटाना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL, कोष्टक के अंदर 2 गुणे कोष्टक के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से बेलन के बारे में जानेंगे। तो बेलन का मतलब ये है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो बेलनाकार का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा सिलेंडर होता है, जिससे वही सिलेंडर जिसमें हम LPG गैस जो खाना बनाने के लिए यूज की जाती है, तो जो वो सिलेंडर का आकार वो बेलन के आकार का कहलाता है। जैसे कि कोई पाइप है, लेकिन पाइप कैसा हो, वो पाइप खोखला नहीं हो, वो ठोस होना चाहिए, मतलब कि खोखला नहीं होना चाहिए, तो वह आकार बेलन के आकार का कहलाता है। जैसे कि आप रोटी बेलने के लिए जो लकड़ी का यूज किया जाता है उसे हम बेलन नहीं कहते हैं, तो वो बेलन के वही आकार बेलनाकार कहलाता है, बेलन कहलाता है। बशर्ते अगर वो जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है उसमें जो हाथ से पकड़ा जाता है उसको अगर हम तोड़ दे तो बचा हुआ भाग बेलन कहलाएगा। इस तरीके से तो बेलन में जो है, तो बेलन की कुछ ऊंचाई होती है तो उसे एस से दर्शाते हैं। अब बेलन में दोनों ओर वृत्ताकार वृत्त होते हैं, तो जब वृत्त होंगे तो वृत्त का मतलब है बेलन की त्रिज्या। इस तरीके से जो है तो वो कहलाएगा बेलन का आकार। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे कि ये कोई ये जो है इससे हमें बेलन बनाना है, तो कुछ नहीं, हम इसको जो है तो इस तरीके से, अगर हमने इस तरीके से इसको मोड़ दिया तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेलनाकार कहलाएगा। इसकी ऊंचाई होती है ये, और ये एक वृत्त, ये ऊपर ये वृत्त बन रहा है, एक वृत्त ऊपर रहेगा, और इसके नीचे इस साइड ये भी एक वृत्त रहेगा। तो यही समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बेलन में दो वृत्त होते हैं, ऊपर और नीचे, तो उसकी कोई त्रिज्या भी होती है जिसे हम R से दर्शाएंगे। अब जो है तो इसके सूत्र देखेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRH होता है, जहाँ R त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और H बेलन की ऊंचाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR, फिर कोष्टक में R प्लस H, बेलन का आयतन πR स्क्वायर H। इस तरीके से बेलन के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे शंकु के बारे में। पहले हम खोखला बेलन के बारे में जानेंगे, फिर शंकु के बाद। खोखला बेलन का मतलब है सिर्फ जो हमें पुल में बनाने के लिए, जैसे कोई रोड निकली है, रोड में अगर हमें में खेत है, दोनों तरफ खेत है, वहाँ से पानी को निकालना है, तो हम रोड में बीच में
एक पाइप डाल देते हैं जो सीमेंट के बने होते हैं, तो वह सीमेंट का जो पाइप है खोखला बेलन के समान होता है, तो उसकी कुछ दीवार भी होगी, जाहिर सी बात दीवार होगी भाई। कोई पाइप है तो उसकी दीवार भी होती है, तो उसकी कुछ मोटाई होगी। तो इस तरीके से खोखला बेलन में दो त्रिज्याएं होती हैं। एक बाहरी त्रिज्या का मतलब बाहरी त्रिज्या को R1 से दर्शाएंगे, और एक होगी आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी R2 कहलाएगी। तो इस तरीके से खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1 + R2 इंटू एच। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π कोष्ठक में R1 + R2 कोष्ठक में H + R1 - R2। ध्यान देंगे कि R1 बड़ा होगा, R2 छोटा होगा। जैसे कि आपको अगर बोला जाए खोखला बेलन का सवाल, तो खोखला बेलन का सवाल हल करेंगे जब तो उसमें दो त्रिज्या दी रहेंगी, तो जो बड़ी त्रिज्या दी रहेगी उसे हम R1 मानेंगे, छोटी त्रिज्या को R2 मानेंगे। खोखले बेलन का आयतन πh R1² - R2²। शंकु का मतलब है शंकु, जैसे होली के समय में जो टोपियाँ बच्चे लगाते हैं वो शंकु के आकार की होती हैं। बर्थडे के समय में या कि जो जोकर होता है वो जो टोपी लगा के नाटक दिखाता तो वो कहलाती शंकु के आकार में। तो शंकु का आकार आइसक्रीम का जो कोन होता है वो भी किस आकार का कहलाता, शंकु के आकार का, या कोन। शंकु को इंग्लिश से कोन कहते हैं। तो इस तरीके से शंकु के आकार का होता उदाहरण हो गया। अब इसमें शंकु में क्या क्या होता है, शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई होती है, इस जिसको हम एल, शंकु में एल को तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, तो एल के द्वारा दर्शाएंगे, और शंकु की ऊंचाई होगी तो उसे एच के द्वारा दर्शाएंगे। और शंकु का नीचे वाला भाग जो है तो वो वृत्त के आकार होगा, तो उसकी कोई त्रिज्या होगी, तो शंकु की त्रिज्या को R से दर्शाएंगे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि शंकु की त्रिज्या R, शंकु की ऊंचाई h और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l इनके द्वारा बताते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr कोष्ठक में R + l, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। तो गाइज इस तरीके से जो है तो हमें सूत्र को याद करना है। सूत्र आपसे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो सूत्र ऑलरेडी याद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, अगर जैसे कि आप अभी एकदम पहली बार इनको पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना कि प्रतिदिन इनकी प्रैक्टिस करना है, इनके सूत्र को लिखने की। जैसे कि पहले आप बेलन का लिखिए, घन का लिखिए, घनाभ का, तो आपको एक एक करके निकालना है। एक दिन आप घन का लिखिए सूत्र, फिर दूसरे दिन घनाभ का, फिर बेलन का, फिर खोखले बेलन का, फिर शंकु का। तो आपसे जो है तो वो सूत्र आप देखेंगे कि 5-6 दिन में वो सूत्र आपसे बनने लगेंगे। अब गाइस जो है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर अध्याय 13 के सवाल बताए जाएंगे, और वो सवाल बताए जाएंगे जो परीक्षा में आते हैं, उसके अलावा कोई सवाल नहीं बताए जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से आपके लिए ये वीडियो बना दी गई है। आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको जब इनके सवाल लगाए जाएं तो आपसे बने। तो सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।